नाज़रीन, वो सवालात जो इन दिनों में उठ रहे हैं, वो सवालात जो माजी करीब में भी उठाए जाते रहे, लेकिन अब उनकी नौइयत और हैयत तब्दील हो चुकी है और उनके जो असरात हैं वो आने वाले दिनों के अंदर हर ज़ी शऊर जो इस खत्ते के अंदर मौजूद है वो महसूस करेगा। एक आम इंसान के ऊपर भी होंगे, चाहे वो इस पूरे मंजरनामे का स्टेक होल्डर है या नहीं है, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता इससे मुतासिर ज़रूर होने वाला है। तो इस पूरे मुहर्रिकात, इसके जुज़ियात के ऊपर बातचीत की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। कमोडोर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, एक सिचुएशन रूम के अंदर एक मीटिंग होती है, वज़ीर जंग उसके अंदर मौजूद होते हैं, वज़ीर दिफा होते हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होते हैं, ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों की प्लानिंग की जा रही है। वो वक्त के जब आबनाए हरमुज से कंट्रोल उठाने की बातें हो रही थी, फिर उस पर खुद ईरान अमेरिका के कंट्रोल होने की बातें, और अब उसके इवज खलीजी ममालिक की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की बातें, ये टेबल जो है ये टर्न होता जा रहा है, स्टेटमेंट्स ट्विस्ट होती जा रही हैं, लेकिन जंग जो है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। एक आम जंग की तरफ जो है मंजरनामा पलटता चला जा रहा है। तो इसकी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुस्तकबिल की पेशीनगोई क्या कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपको और बस जावेद, आपके व्यूअर्स को जी अस्सलाम वालेकुम, और शुक्रिया आपने इनवाइट किया है। देखिए, ये बुनियादी तौर पर अब तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बजाय मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी इस तरह का मेमोरेंडम लिखा जाता है उसमें लूप होल्स होते हैं, क्योंकि वो होता है इंटरम सोल्यूशन के तौर पर, यानी वो ट्रांजिट करता है। दैट मींस उसके अंदर एक केयरफुल रहना भी होता है, क्योंकि उसे डिजिटाइज नहीं उस तरह किया जा सकता। मैनिफेस्टेशन बड़ी थोड़ी वेग होती है बाय डिफॉल्ट। उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी इंटरप्रिटेशन गलत, इंटेंशन पे बहुत डिपेंडेंट होता है। जब इस तरह का कोई एमओयू होता है कि आप उसकी स्पिरिट को अप्रिशिएट करें। स्पिरिट इस वक्त ये थी कि दोनों मुल्कों ने 40 दिन तक जंग लड़ के देख लिया, अपनी अपनी लीवरेज इस्तेमाल करके देख ली, अपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की रोशनी में उन्होंने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की। एमओयू के अंदर वो हो जाए, वो हमें नजर आई कि रिलेटिवली ईरान का पलड़ा भारी था। अब हमने आगे चलना था, उसके लिए दोनों ममालिक पर लाजिम था, और खास तौर पर ईरान को जो लीवरेज मिला वो मैं आमतौर पर और बहुत सारे और तजिया-नगार तवक्को नहीं कर रहे थे कि ईरान के टिल्ट होगी फेवर में इस तरह की चीजें, जिसके अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को मैनेज करने का लिखा हुआ है, जिसके अंदर उनके एहसासे और बहुत सारी चीजों का जिक्र है। लेबनान का 3 दफा जिक्र पहले पैराग्राफ में हो गया। इसका मतलब है कि ईरान की सेंसिटिविटी को एड्रेस किया गया। तो इस वक्त लाजिम होता है कि इसको आगे चलाया जाए ताकि फुल टाइम में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं दोबारा एस्केलेशन का मतलब ये है कि जहां जहां जरा जरा सा लीवरेज था, ऑप्टिकली प्रूव करने के लिए दोनों साइडें, और खास तौर पर ईरान साबित करने के लिए कि मैंने ये जंग जीती है और मैं बहुत बड़े एडवांटेज पोजीशन पे हूं, वो हम मैनिफेस्ट होता देख रहे हैं। आखिरी बात इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट यासिर साहब ये है कि देखिए, दुनिया में जहां भी जंगें होती हैं इमोशनली लोग चार्ज होते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी थे, लेकिन फैसला लीडर्स ने करना होता है। उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट करना होता है, कूल डाउन करना होता है, फ्यूचरिस्टिक एक पिक्चर दिखानी होती है, एक उसके अंदर जो फवायद होते हैं वो मैनिफेस्ट लोगों को दिखाने होते हैं, आने वाली नस्लों के लिए दिखाने होते हैं। क्योंकि इस वक्त जो नौजवान, इस वक्त ईरान की कौम है, उसको तो पता ही नहीं है शाह फरहान के जमाने का। 47 साल में तो नई नस्ल जवान हो गई है। तो इन्होंने साबित करना था कि अब अच्छा वक्त शुरू हो गया, उसको मैनिफेस्टिकली कन्वर्ट करना था। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, और फिर जब इस तरह की एस्केलेशन में रीजनल पावर जो हैं, जीसीसी, अरब ममालिक, उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि ईरान आहिस्ता आहिस्ता वो कि सॉफ्ट कॉर्नर जो लोगों का था दुनिया का, या एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी थी, वो लूज करता जाएगा, और एट द एंड उसको लगेगा जो शॉर्ट टर्म गेन है वो लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है उसके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि देर पा नुकसानात जो हैं वो ईरान को मुस्तकबिल करीब के अंदर हो सकते हैं। जावेद साहब, इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर $85 फी बैरल पे तेल की कीमतें जा चुकी हैं। हमें यह भी मालूम है कि ये 100 को टच करके वापस आई थी, हालात मामूल पे आ रहे थे। हमें यह भी मालूम है दुनिया के रिजर्व ख़त्म हो रहे थे, दुनिया टेंशन के अंदर थी, दुनिया की जो प्रोडक्शन थी उसको नुकसान पहुँच रहा था। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसी ताकत दिखाई नहीं देती कि जो बद-एतमादी का खात्मा कर सके। तो क्या दुनिया को तब होश आएगा जब दुनिया के अंदर चंद दिनों के तेल के ज़खायर रह जाएंगे, 2-4 दिन के, तो तब जाके कोई तस्फिया होगा, तब जाके कोई हल निकलेगा, या उससे पहले कोई हल के इम्कानात दिखाई देते हैं? यासिर भाई, मेरी तरफ से आपको, कमरोर साहब को, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, तस्फिया के लिए तो ज़रूरी है ना कि जो पार्टीज़ हैं ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वो चाहें कि तस्फिया हो।
जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह मैं इसे देख रहा हूँ, मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की और एक एमओयू जो हमारे सामने आया, यासिर साहब, मेरी नज़र में तो वो एमओयू एक रास्ता फ्राहम कर रहा था ईरान को कि वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ बढ़ सकें। देखिए, आपनाए हुर्मुज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, कमोडर साहब आपको बताएंगे कि जंग की हालत में तो आप उसको किसी तरीके से स्ट्रेटजिकली यूज़ कर लें तो वो आप कहीं आप जस्टिफाई कर लें शायद, लेकिन इंटरनेशनल लॉ तो इसकी इजाज़त नहीं देता, ना अमेरिका को देता है कि वो इस पर कदगन लगाए, ब्लॉकेट लगाए, ना ईरान को लगाए। अब आप जंग की हालत से जब बाहर आ रहे हैं तो आपको उस एमओयू के अंदर मौजूद शिक नंबर 4 और 5 को तो जहन में रखना ही है, जो दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आयद करती है, लेकिन उससे आगे बढ़ के आप देखिए कि उस एमओयू में क्या लिखा हुआ है। उस एमओयू के मुताबिक, जहां तक मैं समझ सकता हूं, ईरान के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के ऊपर फोकस करे, वो दुनिया की आलमी मंडियों का हिस्सा बन जाए, उसके जो मुंजमद असासे हैं दुनिया भर में वो उसके अनफ्रीज हो जाएं, वो तेल एक्सपोर्ट कर सके, उसके मुल्क में तामीर और तरक्की हो। 47 साल जिसका जिक्र कमोडोर साहब ने किया कि वो 47 साल से हालत जंग में रह के उन्होंने मेरी नज़र में अपने अवाम के लिए तो कुछ अचीव नहीं किया। ठीक है, वो अपने मौकिफ पे खड़े रहे, ये एक अपना नुक्ता नज़र होगा, लेकिन उनके अवाम की हालत को तो देखिए। अभी कुछ माह पहले आप जाइएगा तो वहां पे अवाम जो थी वो बरसरे एहतजाज थी, वो इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। यानी उनके जो नौजवान हैं, क्या उनको हक नहीं है कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को एम्पावर करें, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं? दुनिया एआई और रोबोटिक्स और मार्स पे जाने की बातें कर रही है, तो ऑब्वियसली ये वो भी एक हुनरमंद लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। अगर आप तारीख देखेंगे ईरान की तो वो भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से। फिरदौसी है वहां पे, सादी शिराजी हैं, यानी फलसफा है, आर्किटेक्ट, हर चीज दुनिया के जो फनून लतीफा है वो आपको ईरान की तारीख में मिलेंगे। ये 47 साल के अंदर जो ये एक मुनफरिद माइंडसेट की रिजीम जो आई है, यही सिर्फ ईरान नहीं है। अब इनके अंदर भी अगर आप देखिए तो हमें नजर आएंगे प्रैग्मेटिक लोग भी हैं। आपको नजर आता है कि बाकर कालिबाफ साहब हैं, पशकियान साहब हैं, ये सब लोग हैं। लेकिन बाकर कालिबाफ साहब की बात गालिबन, हालांकि वो चीफ निगोशिएटर हैं, लेकिन आपने देखा कि उनका इंटरव्यू चलते हुए रोक दिया गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि वहां मौजूद जो पावर सेंटर्स हैं उनके दरमियान तफरीक है। एक रास्ता तो यह है कि वो अपनी जो है ना इस तमाम चीजों को, यानी आपके नजदीक जो अंदरूनी तजाद है, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा तब तक बैरूनी महाज के ऊपर बातचीत जो है वो मस्बत नहीं हो सकती। एक चीज मैं, अगर आप इजाजत दीजिएगा तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए इन तमाम चीजों के बावजूद आपने देखा कि ईरान एक जो आपके साथ पाकिस्तान, तो पूरी इस्लामी दुनिया में आप देख लीजिए, गालिबन पाकिस्तान के अलावा कोई उनके साथ उस तरह से नहीं है जो उनको किसी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कतर आया इस सारे प्रोसेस में। अब आप देखिए यासिर भाई कि एक मीडिएटर जो कतर है, जिसके वजीर आजम खुद स्विट्जरलैंड गए, उनके जहाज पे हमला आवर हुए वो। दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया पे जो हमले हुए हैं, यानी तमाम मुसलमानों का मरकज सऊदी अरेबिया है, वहां पे हुतीज के जरिए जो हमले हो रहे हैं वो आप किस तरह से, मतलब पाकिस्तान का तो डिफेंस पैक्ट है ना सऊदी अरेबिया के लिए। तो इसके ऊपर आगे चल के इस पे मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। मैं चिश्ती साहब का इस पे मौक़िफ़ ले लूं। चिश्ती साहब, आपने कहा कि अगर यही तर्ज अमल रहा तो देर पा इनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ईरानियों का नुक्ता नज़र ये है कि जब उसकी शिक के अंदर ये था कि जब तक कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो जाता, मुज़ाकरात किसी उसका ऊंट किसी करवट नहीं बैठ जाता, तब तक इसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा, पैसेज जो हम बताएंगे वहाँ से गुजरेंगे। वो कहते हैं कि ऐसे हालात में अगर आप हमारे पैसेज के अंदर रखना डालने की कोशिश करेंगे और हमारे पास वही हुक्म का एक इक्का बचा हुआ है, तो हम वहाँ से अपनी बर्तरी डू और डाई की पोजीशन के अंदर कैसे खो दें और आपको वहाँ से निकलने दें और आपको ये कहें कि हमारी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो उनका ये नुक्ता नज़र उनके दिमाग के एतबार से या उनकी पोजीशन के एतबार से किस हद तक जायज़ है और किस हद तक नाजायज़ है? जी, ये यासिर साहब बहुत अच्छा सवाल है, और वो इसलिए अच्छा सवाल है कि देखिए, बुनियादी तौर पर ईरान को ये पता है कि जितना स्ट्रिक्ट और जितनी ज्यादा फर्म इजाजतदारी ईरान अपनी साबित कर सकेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, उतना ही ज्यादा उसको बेहतर बारगेन मिलेगी, लीवरेज मिलेगा ज्यादा। लेकिन इसको मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये एक तो इकोनॉमिक रीजन है, और इकोनॉमिक रीजन मेरा नहीं मानना कि ईरान को ये पता नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में कर नहीं सकेगा, फाइनेंशियल इसके जो टॉल है या कोई और बेनिफिट्स हैं, वो मुझे लगता है कि वो बारगेन के तौर पे यूज कर रहा है, एक चिप के तौर पर एंड तक लेके जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, बाद में शायद कॉम्प्रोमाइज कर ले, असासे डीफ्रीज करने की शक्ल में, ऑयल एक्सपोर्ट करने की शक्ल में। तो पहला तो वो ये एडवांटेज लेना चाहता है, जिसको मैं लेजिटिमेट समझता हूँ। दुनिया ने उसको धकेला है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको रियलाइज कराया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बड़ी जबरदस्त चीज है। न्यूक्लियर बम तो तुमने पता नहीं कभी चलाना था या नहीं चलाना था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो रोज चलाओ।
इसको ये टॉय अपने हाथ में रिमोट पकड़े रखो। ये तो दुनिया ने उनको धकेला है और दुनिया ने रियलाइज कराया उनको, न्यू फाउंड लीवरेज मिली, इसमें तो कोई शक नहीं है। ईरान एक और वजह से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज करना चाहता है, वो है बफर के तौर पे वो यूज करना चाहता है। वो समझता है कि मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी जितनी ट्रैफिक होगी। इस वक्त भी अगर आप नोट करें, जब ये शिपिंग हो रही थी तो ईरान ने मेक श्योर किया था कि जो यहाँ से अब जहाज गुजरेंगे, बहरी जहाज, वो अपना मैनिफेस्टेशन देंगे, अपना रूट देंगे, अपना क्रू का नाम बताएंगे, उनकी नेशनलिटी बताएंगे, कार्गो की वैल्यू बताएंगे, और जाहिर है जैसे मैंने कहा उन पर लाजिम होगा कि वो ईरान के कोस्टल एरियाज को, जिसको कहते हैं ना हग करते हुए, हगिंग द कोस्ट, वो साथ साथ गुजरेंगे। अगर वो साथ साथ गुजरने पे मैनिफेस्ट कर लेता है ईरान और दुनिया को और अमेरिका को बावर कराता है कि मेरी मर्जी के बगैर या नहीं करता, इसमें तो कोई शक नहीं कि बफर जोन भी उसको चाहिए और फाइनेंशियल भी उसको इंसेंटिव चाहिए। लेकिन फिर आप जब जंग के अंदर या तो आप कंप्लीट फतह हासिल कर चुके हो और दूसरा आपका जो मुखालिफ है वो आप जिसको कहते हैं सरेंडर कर चुका हो, तब ये इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जब आप एक तरफ सुपर पावर है, अभी भी उसकी मिलिट्री माइट बहुत है, उसके पास 50,000 सोल्जर अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। 50,000 का हिसाब लगाएं तो मैंने कल किया तो तकरीबन 192 ममालिक में से यासिर साहब 140 ममालिक की जो फौज है वो 50,000 से कम नफरी है उनकी, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के 140 मुल्कों के बराबर यानी इक्विवेलेंट इंडिविजुअली या उससे ज्यादा फोर्स अमेरिकन की यहां मौजूद है। और ऑन टॉप ऑफ ऐड करें नेतन्याहू का प्रेशर, तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी बहुत प्रेशर है कि अब दूसरी तरफ एक आखिरी बात मैं इस पे कहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक और भी प्रेशर है कि उनको ये अब मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि ज़ायनिस्ट मीडिया मोस्टली तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये तो पोजीशन ऑफ डिफीट है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह के हमले करके और दोबारा एस्केलेट करके ताकि वो ये कह रहे हैं, जो उनके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही डिफीटेड माइंडसेट के साथ ये जंग जो क्लोज की है और इसी तरह का एमओयू किया है और चांसेस ये हैं कि इसी तरह का एग्रीमेंट होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उनकी कैपेसिटी हमें पता है, इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्ट्रेच करना। दूसरी वो ये भी साबित करना चाहते हैं अपने मुखालिफिन को, इजराइल को, ज़ायनिस्ट लॉबी को, कि मैं अपनी रिट जो है, जो मेरी एज अ सुपर पावर है, वो इन्फ्लुएंस इस हद तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ कि मैं ईरान को एक प्रोबेटिव कॉस्ट इंपोज ना कर सकूं। तो आई थिंक वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक। मलिक साहब, आप क्या राय रखते हैं? हमने ये देखा कि जब ये जंग चल रही थी और उस जंग के बाद एमओयू साइन होने के बाद जो एक टाइम ऑफ पीरियड था, उसमें अरब ममालिक के साथ किसी न किसी हद तक ताल्लुकात कुछ बेहतर होना शुरू हुए या फिर कुछ रखना ख़त्म होना शुरू हुआ, या वो बदएतमादी जो थी उसका खात्मा होना शुरू हुआ, और उसमें जो टारगेट्स किए गए या वार्निंग शॉट्स मारे गए उसमें कुछ ममालिक की बचत होना शुरू हुई थी। अब तो फिर बिला तफरीक वो पूरे का पूरा मामला शुरू हो चुका है। तो ईरान इन अरब ममालिक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर सकता है? क्या ये मुमकिनात है में से है कि अरब ममालिक के जो लोग हैं वो ईरान के अंदर आएँ, रहबर आला के साथ मुलाकात करें, कोई इनका पैचअप हो जाए? या फिर आप ये समझते हैं कि एक ट्रिगर पॉइंट ऐसा था जिसे दबा दिया गया है, माजी के खदशात जो हैं वो अमली शक्ल के अंदर सामने आ चुके हैं और अब मुस्तकबिल जो है वो मजीद तजादात भरा ही होगा? देखिए, अक्सर जहाँ पे भी डिबेट्स होती हैं मिसट्रस्ट की बात होती है कि एक डिस्कशंस हो रही थी ओमान में, तो वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया, ट्रस्ट नहीं है ईरान को अमेरिका पे। तो आप मुझे ये बताइए कि ईरान पे लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे जिस मुल्क का वजीर आज़म आपके साथ आके स्विट्ज़रलैंड में जो है वो निगोशिएट कर रहा है, एमओयू साइन कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ जो एक जेडी वैंस और ईरानियन डेलीगेशन के साथ जो चौथी शख्सियत थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर थे, ठीक है? उनकी एफर्ट्स हैं, वो मीडिएशन कर रहे हैं आपके लिए, आप उन पे हमला कर रहे हैं, तो ट्रस्ट कैसे आएगा? दूसरी बात आप ये बताइए कि जो बहरीन है, जो कुवैत है, जो बाकी मुस्लिम इस्लामी ममालिक हैं, उनके ऊपर आप हमले करेंगे तो ट्रस्ट कैसे आएगा? तीसरी बात, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा, मैं बड़ी अदब से कहना चाहता हूं कि सऊदी अरेबिया पे जो हमले हो रहे हैं वो किधर से जस्टिफाई होंगे? मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस? ये तमाम जब और आप टैंकर्स पे हमला कर रहे हैं, यानी जो शिप्स जा रही हैं, ये कोई मिलिट्री टारगेट्स नहीं है। पहले ये कहा जाता था जी वो बहरी हमारे अड्डों पे हम करते हैं। कौन से अड्डे हैं भाई? जो अगर डिफेंस पैक्ट होता है और डिफेंस पैक्ट के जरिए उसका मतलब क्या होता है, वो डिफेंस के लिए होते हैं, वो डिफेंस पोस्चर होता है, उस पर कोई हमला आवर आप पे तो नहीं हुआ ना। लेकिन अब ये जो शिप्स जा रही हैं इनके ऊपर तो ये जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकेंगे कि ये शिप्स जो तेल लेके जा रही थी इसके ये इन पे क्यों हमला किया? फिर ये तो कोई अड्डे नहीं थे।
सऊदी अरेबिया पे तो कोई अड्डे नहीं है, वहां पे क्यों हमले कर रहे हैं? तो ये अब देखिए, ये ट्रस्ट जो है ये दोनों तरफ से जरूरी है। अब मैं आपको बड़ी अदब से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर पाकिस्तान की एफर्ट्स को आप देखिए कि कितनी मेहनत करके हमारे फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने ये एक एमओयू लेके दिया। एक एमओयू जो था वो एक रास्ता फ्राहम कर रहा था आपको कि इस कॉन्फ्लिक्ट को आप इख्तिताम की तरफ लेकर जाइए। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली वही एक जंगी माहौल में ही रहना चाहेंगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमेरिका से या किसी से कि वो जो है वो आगे से सॉफ्ट स्टांस लें। आप अगर आप भी टफ लेंगे तो वो भी टफ लेंगे, फिर तो तसादुम होगा। उस तसादुम को रोकने के लिए ही तो ये सारी एफर्ट्स की जा रही थी। लेकिन अब इसके लिए जब तक वो दोनों फरीक जो हैं वो तैयार नहीं होंगे तो मीडिएशन के एफर्ट्स का तो कोई फायदा भी नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी इतनी मेहनत के बाद अगर ये हो रहा है तो फिर हम कहां खड़े हुए हैं। यानी जिस मुल्क के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है उसी पे हमलावर हो गए।